हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जो है हम क्लास 7th में थिंग्स वी मेक एंड डू का आगे का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू की ये आज 3rd क्लास है। कल हमने कुछ 20 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार देख लेना, काफी हेल्पफुल होंगी। आज हम आगे करते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जॉर्ज मैस्ट्रल। जॉर्ज मैस्ट्रल जॉर्ज मैस्ट्रल जो है स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड, ठीक है। जॉर्ज मैस्ट्रल कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने वेलक्रो की जो है डिस्कवरी की थी। जब ये कहीं जा रहे थे तो इन्होंने एक अलग किस्म का बीज देखा और इन्होंने देखा कि वेलक्रो में क्या है, एक छोटे छोटे हुक हैं जिससे चीजें चिपक जाती हैं। तो इस वेलक्रो का इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया जिससे चीजें चिपक जाती हैं, जो कि आपने देखा होगा हमारे बैग, शूज, इन सब में पाया जाता है। आपने वो शूज देखे होंगे, हम ऐसे करके उतारते हैं, चिपकाते हैं, तो वो जो था वो वेलक्रो था। ये इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज मैस्ट्रल ने। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अल्बरूनी उज्बेकिस्तान के यात्री थे। कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान, ठीक है। अल्बरूनी जो थे वो कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के थे। और ये इंडिया में आए थे और इन्होंने तालाबों को देखा और तालाबों की बहुत तारीफ की थी। किसकी तारीफ की थी? पोन्ड्स की, कि इंडिया में पोन्ड्स कैसे हैं, इंडिया में पोन्ड्स में उतरने का एक अलग रास्ता है, बाहर आने का अलग रास्ता है, सीढ़ियां बना रखी हैं, चारों तरफ बहुत सुंदर जो है नक्काशी है। ये सब चीजें जो थी अल्बरूनी ने विस्तार से बताई थी। और ये कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के थे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, और हाँ, इन्होंने ये भी बताया था कि 15 से 20 साल पहले जो 15 से 20 साल पहले इन कुओं में पानी पाया जाता था, तालाबों में। पर आजकल जो है इनमें पानी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि लोग जो है हैंडपंप और जेट पंप के उससे भी जो है पानी निकाल लेते हैं, तो ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो गया है। तो इस वजह से आजकल ये सूखे पड़े हैं। तो ये जो है एक कारण है कि मतलब आज जो है उन चीजों में पानी नहीं है। और अब और क्या हो गया है कि बारिश का पानी जो है पहले इनमें इकट्ठा हो जाता था तो ये भरे रहते थे, पर आजकल वो भी नहीं हो पा रहा है कि पानी जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता। और आसपास क्या है? पक्की सड़कें हैं। आसपास क्या है? पक्की सड़कें हैं, तो पानी जो है भूमिगत जल नहीं बन पाता, मतलब पानी जो है रिस रिस के मिट्टी से अंदर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इनमें सूखा पड़ गया है। ठीक है, तो अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। तो जॉर्ज मैस्ट्रल स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने वेलक्रो के बारे में बताया कि कैसे वेलक्रो जो है चीजें चिपकाता है और इनमें छोटे छोटे टिनी हुक्स होते हैं। और अल्बरूनी जिन्होंने भारत के तालाबों की सुंदरता के बारे में बताया कि कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के थे। इन्होंने भारत के तालाबों का बहुत अच्छे से वर्णन किया। और फिर हमने देखा कि इन तालाबों में अभी पानी नहीं है, वो सूख गया, और उसके कारण हमने डिस्कस किए। अब हम आगे चलते हैं, आप इसको देख लेना बाद में। अब इसके बाद है हमारा एक तरुण भारत एसोसिएशन। तरुण भारत एसोसिएशन, जो ये हमारा तरुण भारत एसोसिएशन है, यानी कि तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ क्या है? तरुण भारत संघ जो है वो एक संस्था है
जो कि तालाबों की मरम्मत करवाती है। क्या करवाती है? तालाबों की मरम्मत, पोन्ड्स को रिपेयर कराती है। ठीक है, क्या कराती है? पोन्ड्स को रिपेयर कराती है। कौन सी संस्था? तरुण भारत संघ। तो एक बार हुआ ये था कि राजस्थान के अलवर जिले में, कहां पर? अलवर में, जो कि क्या है? राजस्थान में है। राजस्थान का एक जिला है अलवर। वहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। तो वहां की एक लेडी थी, दड़की माई, ये पहली ऐसी जो महिला थी जिन्होंने इस संस्था को बोला कि हमारे यहाँ भी जो है तालाबों में काम करे। कौन थी? दड़की माई। कहाँ से थी? अलवर से थी। और अलवर में जो सूखे की समस्या थी उसको सुलझाने के लिए इन्होंने इनकी मदद ली। तो ये एक बात हुई, आप इसको नोट कर लो और फिर मैं रब कर देती हूँ। अब हम बात करेंगे मलेरिया की। मलेरिया क्या है? फीवर है एक, जो कि किससे फैलता है? मॉस्किटो से। और जो ये है ये कौन से मॉस्किटो से फैलता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मलेरिया, इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि ठंड लगकर बुखार चढ़ेगा, कपकपी के साथ फीवर आएगा। ठीक है, ठंड लगेगी, कपकपी के साथ फीवर। तो ये जो है इसके सिम्टम है किसके? मलेरिया के। तो इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन। हाँ, एक और बात कि जो मलेरिया है उसकी दवाई कहाँ से बनती है? सिनकोना ट्री से। सिनकोना पेड़ की छाल से। ठीक है, कौन से पेड़ से बनती है मलेरिया की दवाई? सिनकोना ट्री की छाल से। और उसका नाम है कुनैन। ठीक है, और ये जो दवाई है ये बहुत कड़वी होती है। और ये किसके लिए दी जाती है? कुनैन मलेरिया के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी। एचबी या अनीमिया। ठीक है, एचबी जो है, अगर शरीर में जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है यानी कि आयरन की कमी हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है हमें। क्या हो जाता है हमें? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि खून की कमी। एनीमिया जो होता है वो खून की कमी से होता है। और नॉर्मल हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से 16 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 12 से 16 की उसकी रेंज है। अगर इससे कम होता है तो हमें खून की कमी हो जाती है, जिसके लिए फिर हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, ये सब चीजें खानी चाहिए ताकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो सही हो सके और जो एनीमिया की शिकायत है वो दूर हो जाए। एनीमिया में हमें चक्कर आते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं एनीमिया के कारण होती हैं। इसके बाद जो है मच्छरों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। और जो है कूलर हो गए हमारे
और इस तरीके से जो कुछ बर्तन जिनमें पानी रहता हो, हफ्ते में एक बार उन्हें अच्छी तरह से सुखाकर साफ करना चाहिए। और जहाँ गड्ढे होते हैं, गड्ढे में मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए ताकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए और जो उसमें पैदा हो रहे या पनप रहे जो जीवाणु है, मच्छर है, वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाए। तो ये एक बात हुई कि हम भाई मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए क्या करेंगे, पानी को खुला नहीं छोड़ेंगे, ढककर रखेंगे और जहां पानी होगा वहां मिट्टी का तेल गिराएंगे और जो है हम अपने घर में या फिर आसपास की चीजों को एक हफ्ते में एक बार सुखाकर अच्छे से साफ करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो रोनाल्ड रॉस है, रोनाल्ड रॉस, इन्होंने क्या किया था, मच्छर को काट कर, कौन से को, मलेरिया वाले मच्छर को इन्होंने क्या करा, काटा, उसका स्टमक काट कर देखा कि उसमें कुछ काला काला है। पेट काट कर देखा इन्होंने कि उसमें कुछ, पेट काट कर देखा कि उसमें कुछ काला काला है। फिर इन्होंने मलेरिया का जो था, मलेरिया से पीड़ित कोई इंसान था, उसके में भी देखा कि उसके में कुछ काला काला प्रेजेंट है। तो फिर ये बात कंफर्म की इन्होंने कि जो मलेरिया है वो किससे होता है, मच्छर से। और इसी बात के लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये क्या मिला, नोबेल प्राइज। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, मैं फिर इसको रब कर देती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा बछेंद्री पॉल। बछेंद्री पॉल कौन थी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। इसकी जो सबसे हाईएस्ट रेंज है जिसको हम सागर माथा कहते हैं, सागर माथा, वहां तक जो थी बछेंद्री पॉल गई थी और ये वहां पर लगभग 43 मिनट तक रही। और ये जो थी वहां 23 मई 1984 को जो है पहुंच गई थी और लगभग 43 मिनट जो है वहां रही। और इन्होंने 8900 मीटर जो है ऊंची माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी। इतनी हाइट पर ये थी, जो कि सागर माथा जिसको कहा जाता है, कहाँ है वो, नेपाल में। तो ये हमारे जो बछेंद्री पॉल है वो फर्स्ट वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, इंडिया की। ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड की 5th थी, वर्ल्ड में 5th वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अब एक ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी है या मतलब कैसे उनको डील करना चाहिए ग्रुप में पहाड़ पर चढ़ते टाइम, वो डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रुप लीडर है उसको जो है बाकी टीम के मेंबरों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें उस कहीं रुकने का देखना चाहिए कि हम कहाँ ठहर सकते हैं। और अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो भी हमें कहीं रुकने का इंतजाम करना चाहिए। और खाना अगर खत्म हो रहा है तो उसका प्रबंध करना होगा हमें। और जो है हमारे अगर किसी साथी को चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसके साथ मिलकर उसको मतलब चढ़ाना होगा। और अगर किसी के पास सामान है, लगेज है और उससे वो नहीं चढ़ पा रहा तो वो भी उठाने में जो है ग्रुप लीडर को मदद करनी होगी। तो ग्रुप लीडर का जो दायित्व है वो बहुत ही एक टफ कार्य होता है, मतलब एक जिम्मेदारी वाला कार्य है ग्रुप लीडर का। तो ये आपको एक बात समझ आई। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट करते हैं, ये आप नोट कर लो फिर मैं इसको रब कर देती हूँ।
स्टूडेंट्स, अब हम आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गोलकुंडा फोर्ट की। गोलकुंडा फोर्ट में जो है गोलकुंडा किला, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में है और यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत सारे बुर्ज पाए जाते हैं। यहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत थिक हैं और बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ा है ये। और न यहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी मोटी बनाई गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दीवारें पहले के किलों की मोटी क्यों होती थी, क्योंकि कहीं से भी किसी का भी आक्रमण हो जाता था, तो इसलिए वो दीवारें बनाई जाती थी। आपने किले देखे होंगे, किले में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वो भी होते हैं, विंडो टाइप। वो इसीलिए होते थे कि वहां उनके सैनिक जो हैं छिप कर बैठे रहें, और इन केस कोई उन पे हमला करता है या कहीं से कोई भी इस तरीके की उन्हें सिचुएशन लगती है तो वो यहाँ से चेक कर सकें और अपना कुछ भी फायरिंग वगैरह या मतलब उस टाइम जो भी चीजें होती थी वो कर सकें। तो इस ये फोर्ट बेसिकली आप ध्यान रखना कहाँ है, हमारा हैदराबाद में। यहाँ बहुत सारे बुर्ज पाए जाते हैं। ये किला जो है वो अंदर से बहुत बड़ा है और वहां पर दीवारें जो थी वो कैसी हैं, बहुत मोटी मोटी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि पहले के जो लोग थे वो ब्रोंज यानी कि कांसे के जो है बर्तन यूज करते थे। कांसे के बर्तन यूज करते थे जो कि तांबे और टीन से मिलकर बने होते थे। ठीक है, ये किससे बने होते थे, तांबे और टीन से। तो जो ये ब्रास के जो बर्तन होते थे ये बहुत ही कैसे होते थे, स्ट्रॉन्ग होते थे और मतलब बहुत मजबूत होते थे। और पहले के टाइम में यही ब्रोंज के जो बर्तन होते थे वो यूज होते थे। ये किससे मिलकर बने थे, तांबे और टीन से। तांबे और टीन से मिलकर बने होते थे और ये बहुत ही मजबूत होते थे। तो पहले ब्रोंज के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है चांगथांग। चांगथांग जो है वो कुछ धरती से 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और ये बहुत ही मतलब पथरीला और मैदानी इलाका है। पथरीला, सुनसान और मैदानी इलाका है। ये क्या है, चांगथांग जो है बहुत ही पथरीला और मैदानी इलाका है। चांगथांग में क्या होता है कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और ना यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जाति को क्या कहते हैं, उनकी जाति को कहते हैं चांगपा। क्या कहते हैं, चांगपा। जो चांगपा है मतलब चांगपा वहां के जो लोग हैं वो घुमंतू लोग होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये अपना टेंट गाड़ गाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और ये भेड़ बकरियां पालते हैं। जो भेड़ बकरियां होती हैं वही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये क्या करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, वही क्या होती है इनकी सबसे बड़ी पूंजी। इन भेड़ बकरियों से इनको पश्मीना ऊन मिलती है। कैसी ऊन मिलती है, पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन जो है वो बहुत ही गर्म ऊन मानी जाती है। 6 स्वेटरों के बराबर पश्मीना ऊन का एक शॉल ही काफी होता है। ठीक है, ये इन जानवरों से चमड़ा और स्वेटर, कोट, ऊन ये सब चीजें जो है प्राप्त करते हैं। चांगथांग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं।
आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। अब जो यहाँ का टेम्परेचर है, कहाँ का, चांगथांग का, वो 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये जो पश्मीना ऊन यहाँ पर पाई जाती है, वहां जितनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी उतनी अच्छी पश्मीना होती है। पश्मीना ऊन बहुत पतली होती है पर बहुत ज्यादा गर्म होती है। पश्मीना ऊन का जो एक वो होता है बाल, वो हमारे 6 बाल के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पतली है। सॉरी, जो पश्मीना ऊन के 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। आप देखो, हमारा एक बाल और पश्मीना ऊन के 6 बाल बराबर होते हैं। पश्मीना ऊन इतनी पतली होती है पर फिर भी वो बहुत गर्म होती है। और पश्मीना ऊन से एक शॉल बनाने में लगभग 250 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे? 250 आवर्स। ठीक है, 250 आवर्स। कितने घंटे लग जाते हैं? 250 घंटे। अब हम आगे बात करेंगे चांगपा फैमिली की। चांगपा जो परिवार होते हैं, जो चांगपा लोग हैं, जो कहाँ रहते हैं? चांगथांग में। ये अपने जो भेड़ बकरियां होते हैं उन पर, जानवरों पर एक निशान बना देते हैं। वहां की जो औरतें और लड़कियां होती हैं, वो उन जानवरों को सुबह घुमाने और चराने जब लेकर जाती हैं, तो उससे पहले अपने जानवरों की गिनती करती हैं और फिर वो उनको लेकर जाती हैं और फिर ऐसे ही शाम को लेकर आ जाती हैं, शाम तक। फिर अहमदाबाद की हम बात कर लेते हैं। अहमदाबाद कहाँ है हमारा? गुजरात में। यहाँ क्या हुआ था कि 26 जनवरी 2001 को एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। क्या हुआ था? अर्थक्वेक आया था, और जिसने जो है सब कुछ तहस नहस कर दिया था, और जो भुज की हालत भी काफी खराब थी। तो ये एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, और भुज की हालत भी काफी खराब थी। और अब हम बात करते हैं गुजरात में ही 1940 की। गुजरात में एक डिश बनाई जाती है, ऊंधियू। ठीक है, ये जो है मटके में बनाई जाती है। मटके में जो है सब्जियां वगैरह डालकर ऊपर से उसको कवर करके और मटके को उल्टा रख दिया जाता है। फिर क्या तैयार होता है? ऊंधियू। और ऊंधियू कहाँ बनाया जाता है? गुजरात में। ऊंधियू कहाँ बनाया जाता है? गुजरात में। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे राइस जो है मिजोरम में। मिजोरम में जो है राइस जब काटे जाते हैं तो यहाँ एक त्योहार के तरीके से इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग डांस करते हैं, खाना बनाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, और उस डांस को चेराओ कहा जाता है। ठीक है, मिजोरम के लोग जो हैं चावल की खेती कटने पर क्या करते हैं? चेराओ डांस करते हैं। ये एक बात हुई। अब हम आगे चलते हैं। जब स्नेक जो है वो काट लेता है, तो उसके जो इस तरीके से निशान रह जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि सांप ने काट लिया है। तो हम तुरंत सांप के काटने वाले मरीज को सीरम दे देते हैं,
सीरम एक दवाई है जो कि सांप के जहर से ही बनी है, तो उससे जो इंसान है वो रिकवरी कर जाता है। तो हम एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर सांप काट ले तो हमें सांप के जहर से बनी सीरम दवाई का उपयोग करना चाहिए। अब हम एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम बात करेंगे 1930 में गांधी जी के जो दांडी मार्च की बात हम इसमें करेंगे। जो दांडी मार्च है वो क्यों की गई थी? दांडी मार्च की गई थी, नमक जो था वो आम लोगों के लिए बंद कर दिया था जब अंग्रेजों ने, तो गांधी जी ने अपना नमक बनाने की बात की थी और समुद्र से क्या किया था, पानी निकाल कर क्यारियों में भरकर, छोटे छोटे वेसल्स बनाकर वहां उनमें भरकर और नमक बनाया था। तो ये एक आंदोलन था। तो दांडी मार्च कब की गई? 1930 में। ये अहमदाबाद से दांडी तक, दांडी के समुद्र तट तक, हाँ, दांडी के समुद्र तट तक चलकर जो है यात्रा की थी और वहां जाकर इन्होंने नमक बनाया, जिससे जो नमक के खिलाफ इनका जो आंदोलन था वो छिड़ गया था। अब हमें अपनी दांतों को टू प्रोटेक्ट आवर टीथ हमें जो है चॉकलेट्स और एंड मेड फ्रॉम एंड थिंग्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। और दिन में कितने बार? 2 बार ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश इन अ डे। और जो चॉकलेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबसे चीजें जो बनी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें यूज हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब चीजें हमें ज्यादा नहीं खानी पीनी चाहिए क्योंकि हमारे दांतों को ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो दांतों के रोग से बचने के लिए हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। ये एक बात हुई। अब चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन यानी कि चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट है ये हमारा जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत किसने की? सुंदर लाल बहुगुणा। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसके बाद हमें पता है कि जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। पर जो इवेपोराइजेशन है, जो इवेपोराइजेशन है उसके लिए जो है फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। Boiling can't take place at any temperature, but evaporization can take place at any temperature. ठीक है, ये जो है किसी भी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता और इवेपोराइजेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। इसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं चांद की जो है कुछ विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे एक बार नोट कर लो, मैं रब कर देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स
का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका 1/6 जो है वो कहाँ पाया जाता है? मून पर। ठीक है, किसका? पृथ्वी का। अर्थ का 1/6 जो है वो मून पर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। मून पर क्या है? गड्ढे हैं, छोटे गड्ढे हैं वहां पर। जो गड्ढे हैं वो वहां पहाड़ है। जब हम चांद को देखते हैं तो उसमें वैसे भी कुछ परछाइयां पड़ी दिखती हैं, वो वहां के जो गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो जो सॉल्टी वाटर है, क्या? सॉल्टी वाटर इज लेसर देन नॉर्मल वाटर। मतलब कि जो सॉल्टी वाटर होगा उसमें अगर हम नींबू डाल देंगे तो नींबू तैरेगा, और नॉर्मल वाटर में क्या होगा? डूब जाएगा। सॉल्टी वाटर का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है और नॉर्मल वाटर का जो घनत्व है वो कम होता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, मैं इसको रब कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ईवीएस सिलेबस suggested 6 subjects or themes as follows। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ईवीएस का सिलेबस जो है वो 6 चीजों में डिवाइड किया गया, 6 थीम्स में, या फिर हम कह सकते हैं 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला, एक सेकेंड, पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब कि परिवार और मित्र। दूसरा, परिवार और मित्र। दूसरा, फूड, मतलब भोजन। तीसरा, वाटर, मतलब पानी या जल। चौथा, शेल्टर, मतलब कि आवास। पांचवा, ट्रैवल, यानी कि यात्रा। और छठा, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि चीजें करने और सीखने के लिए, वस्तुएं करने और सीखने के लिए। तो ये कुछ थीम्स थी जो एनसीएफ 2005 द्वारा तैयार की गई कि जो ईवीएस का जो सिलेबस है वो इन 6 थीम्स में, इन 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर पढ़ाया जाएगा। इन्हीं 6 थीम्स के अकॉर्डिंग जो है हमने अपना भी सिलेबस डिस्कस किया। ये जो 6 थीम्स थी इनसे रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, और इन 6 थीम्स से रिलेटेड आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है। आप जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जरूर देख लें, काफी हेल्पफुल होंगी। और आगे आने वाली वीडियोस में जो है हम पेडागोजी और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कोई भी दिक्कत है तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नॉलेज बांटने से बढ़ती है।
थैंक यू।